नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र जैन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITI नॉलेज में। हम लोग कंप्यूटर के 2000 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसके 19 पार्ट आ चुके हैं। ये आपका 20वां पार्ट है। आप कोपा नाम की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ITI नॉलेज में कोपा नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आप जाके ये सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोस किसका प्रकार है? बायोस किसका प्रकार है? तो पहले तो बायोस का पूरा फुल फॉर्म आता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ये इसका काम क्या होता है बायोस का, कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उनको, मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम है उनको प्रॉपर चेक करना कि वो कनेक्ट है कि नहीं। उसके बाद पोस्ट का काम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का, कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी उसमें है कि नहीं। तो ये क्या है, एक प्रकार का फर्मवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम और उसके पेरिफेरल डिवाइसों से संदर्भ में SCSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो इसमें यहाँ पे SCSI का पूरा नाम पूछा गया है। तो SCSI का पूरा नाम होता है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है। क्या होता है? स्मॉल सिस्टम कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1024x768 के डिस्प्ले डिवाइस में पिक्सल की संख्या कितनी होती है? तो पिक्सल की आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन किस में मापते हैं? आपका पिक्सल में, कि भाई जो आपका मॉनिटर है उसमें जो आपका रेजोल्यूशन है उसका कितना है। तो इसका इंटू करोगे आप, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1024x768 करोगे तो आपको आएगा 786,432। ठीक है। तो इसका इंटू का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ सिस्टम में काम करते समय विंडोज़ की प्लस डी दबाने से क्या होगा? तो आपका जो विंडोज़ की होती है, आप माउस आप कीबोर्ड में देखते हो कि विंडोज़ की होती है, उसके साथ आप डी प्रेस करोगे तो डेस्कटॉप आ जाएगा। ठीक है। डेस्कटॉप अगर कोई काम कर रहा हो, डायरेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे आना है, तो विंडोज़ प्लस डी दबा दोगे तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएगा। एक विंडो प्लस एल दबा दोगे तो लॉक हो जाएगा, है ना। विंडो प्लस एल से डायरेक्ट आपका जो कीबोर्ड है, जो आपका मॉनिटर है, कंप्यूटर है, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट कौन करता है? तो बूट रिकॉर्ड मतलब बूट रिकॉर्ड जब कंप्यूटर चालू होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वो क्या होता है? एक बूट वायरस होता है जिसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। डिक्रिप्शन की प्रक्रिया में किस में बदला जाता है? तो ये आप पुराना वीडियो देखिएगा तो एक होता है सिफर टेक्स्ट, एक होता है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। तो इनक्रिप्शन जो प्रोसेस, एक दो प्रोसेस में काम करते हैं। जो आप मैसेज आपका सुरक्षित रहता है, जैसे व्हाट्सअप में लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ठीक है। मतलब जो मैसेज है वो यूजर ए से यूजर बी के बीच में ही पढ़ता है। मतलब एक यूजर ए को पता है वो मैसेज, और यूजर बी को पता है। ठीक है। और अनऑथराइज यूजर हैं जो उनको किसी को भी पता नहीं है। ठीक है। या तो व्हाट्सअप को पता है। ठीक है। तो मैंने जैसे मैसेज किया, किसी यूजर ए ने यूजर बी को मैसेज किया, तो प्लेन टेक्स्ट से वो क्या होता है? सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गई? प्रोसेस इनक्रिप्शन। अब सामने वाले के पास जब वो मैसेज पहुंच रहा है तो वो क्या हो रहा है? आपका सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में उसको दिखेगा। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन होती है जो, वो क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। और जो आपके डिक्रिप्शन होती है वो क्या होती है? सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो इस टाइप की प्रोसेस चलती है। इसी वजह से आपका अनऑथराइज यूजर, जो तीसरा यूजर बीच में अगर कोई उसमें घुसने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है। तो ये कहलाता है आपका इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी रचना कंप्यूटर में मौजूद वायरस को पहचानने, रोकने और इसको निकालने के लिए की जाती है? तो की यही तो एक ही एंटीवायरस होता है। वो क्या होता है? सबसे पहले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है। और मतलब मैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कम से कम लगभग अपन लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में 2 को, मतलब उसी से एक क्वेश्चन और। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें आप लोग, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो क्या होता है? किसकी रचना कंप्यूटर में मौजूद वायरस को, तो मतलब अगर आपके कंप्यूटर में अगर वायरस है उसको पहचानना है तो क्या होता है? किसके थ्रू पहचाना सकता है? एंटीवायरस के थ्रू, और उसको हटाया भी जा सकता है। तो क्या होता है? एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस के कौन कौन से आपने एंटीवायरस के नाम सुने? कोई एक हील होता है, अवास्ट होता है ना। और आपका जो मतलब एंटीवायरस है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जूम इन करने के लिए और जूम आउट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, और जूम
आउट करने के लिए माइनस का, ठीक, कंट्रोल प्लस माइनस का, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसको किसने विकसित किया था? तो इसको किसने विकसित किया? एडोब सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडोब सिस्टम ने किया था इसको। आगे देखते हैं, कौन सी डॉस कमांड का इस्तेमाल फाइल के एट्रीब्यूट को सेट करने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट करने के लिए तो क्या लिखते हैं अपन कमांड डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में? DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बन गए। तो इसमें एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए क्या होगा? ATTRIB, एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ऐसा ये कमांड लिखेंगे तो एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा। कौन सा लोकप्रिय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फाइल कंप्रेशन करता है? ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, आप देखते हो एंटीवायरस है जो अलग से मतलब किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई नुकसान कंप्यूटर को है उसको बनाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना दिया, तो एंटीवायरस हो गया, है ना। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी अलग होते हैं। तो एक लोकप्रिय अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखें अपन लोग फाइल कंप्रेशन के लिए, तो बिनजिप का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी डॉस कमांड फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए डिस्क की जांच करती है? तो फाइल सिस्टम की अगर आपको जांच करनी है, इंटीग्रिटी सिस्टम की डिस्क की जांच करना है, तो किसका यूज करोगे? CHDS के, ठीक है, CHDS की कमांड यूज करोगे तो क्या होगा आपका, डॉस में आप सिस्टम इंटीग्रिटी की जांच कर पाओ, डिस्क की जांच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड में कर्सर को एक शब्द बाईं ओर हिलाने के लिए किया जाता है? मतलब एक शब्द बाईं ओर ले जाना है, मतलब ये हो गया राइट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो इस साइड ले जाना है आपको, तो आप किसका यूज करोगे? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, MS वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज एक इससे कम नहीं हो सकता। तो MS वर्ड में आप देखते हो कि बहुत सारे आपके नंबर फॉन्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 11, मैक्सिमम अपन लोग 11 पे लिखते हैं कि नॉर्मल, तो एक से लेकिन कम नहीं हो सकता, है ना, एक से छोटा नहीं हो सकता, तो एक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, कौन सी जगह पर छोटे अक्षर इबारत की रेखा लाइन ऑफ टेक्स्ट के नीचे होती हैं? तो आप देखते हो इबारत मतलब जो वर्ड है, देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको A2 लिखना है तो ये क्या हो गया आपका? सबस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। और A⁴ लिखना है तो ये हो गया आपका सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो जैसे अपन फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो ये क्या हो गया आपका? सबस्क्रिप्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सुपरस्क्रिप्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से वो लाइन ऑफ टेक्स्ट के नीचे लिखता है तो क्या होता है आपको? सबस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड के एक टेबल में न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो स्वाभाविक सी बात है, एक टेबल है, अगर वर्ड और मतलब अगर अपन को टेबल बनानी तो एक रो और एक कॉलम तो कम से कम होना ही चाहिए, तब तो वो टेबल बनेगी, ठीक है। तो सिंपल आंसर है कि अगर आपको न्यूनतम रो और कॉलम की संख्या तो एक एक होगी, एक रो और एक कॉलम, तब जाके वो टेबल बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक एक। MS एक्सेल में मौजूद चयनित सेल को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो MS एक्सेल में जो चयनित, जिसमें मतलब सेल में अपन लोग काम कर रहे हैं मौजूद हैं, मतलब जैसे कोई भी सेल में अपन लिख रहे हैं, जिसमें भी एक्सेल में रो और कॉलम की कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। और जिसमें हम काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्टिव सेल कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव सेल। सेल B25 को पूर्ण रूप से संदर्भित करता है, तो क्या हो जाएगा? ये डॉलर का साइन है आपका, ये साइन होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, S लिख के और बीच में से काट देना, ये डॉलर का साइन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पूछा है कि पूर्ण रूप से संदर्भित करता है, तो क्या होता है? $25 इसको संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखते हो कि संख्याओं की या लेबलों की लॉजिकल श्रृंखला को तुरंत भरने की आपकी मदद क्या करता है? तो तुरंत भरने के लिए क्या कहलाता है आपका? ऑटोफिल, है ना। ऑटोफिल ऑटोमेटिक मतलब फिल करना है, लॉजिकल श्रृंखला को तुरंत भरना है, तो किसका यूज कर सकते हैं अपन? ऑटोफिल का यूज करके उनको भर सकते हैं। कौन सा एक मुख्य सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के साथ जोड़ता है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड से ही कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट होते हैं वो सब कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पूछा है ऐसा कौन सा मुख्य सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर के सभी या विभिन्न घटकों के साथ विभिन्न घटकों को जोड़ता है, विभिन्न सभी पार्टों को जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CPU की तुलना में धीमा है किंतु मुख्य मेमोरी से तेज है। तो CPU से तो धीमा है लेकिन मुख्य मेमोरी से तेज, मतलब आपके एक कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी होती है जो सबसे तेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगा। चुंबकीय टेप एक अनेक मेमोरी है,
तो क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। कौन? चुंबकीय टेप। ठीक है, चुंबकीय टेप भी एक मेमोरी होती है, जैसे सीडी होती है, डीवीडी भी होती है। ऐसे मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप इसको बोलते हैं, जो क्या है सीक्वेंशियली एक्सेस होने वाली मेमोरी है। नेक्स्ट आपका, कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, भंडारण और प्रसंस्करण की शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप देखते हो माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं आपके कंप्यूटर के। लैपटॉप, ये सब चीज़ें, पॉम टॉप, ये सब होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका, लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है? लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CDAC द्वारा। तो CDAC का पूरा नाम क्या होता है? सबसे पहले तो CDAC का पूरा नाम पूछा जाता है। CDAC का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है CDAC का। तो इसमें पूछा गया है कि पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, वो कौन सा था जो CDAC ने विकसित किया था? तो अब तो सभी लगभग भारत की बहुत सारी संस्थाओं ने सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं, लेकिन जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, वो किसने बनाया था? CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बनाया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। तो क्या क्या बनाया था इसने? परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एक किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? कौन सी पीढ़ी का है? तो तीसरी पीढ़ी की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 5 पीढ़ियां हैं आपके कंप्यूटर की। पहली पीढ़ियों में आपने देखा होगा वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, तीसरी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स या एकीकृत परिपथ का यूज हुआ, चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी जो पीढ़ियाँ थी, इनमें अलग अलग पूछ लिया जाता है कि पहली पीढ़ी में किस डिवाइस का यूज हुआ, दूसरी पीढ़ी में किसका यूज हुआ, तीसरी में किसका यूज हुआ, है ना, ऐसा कोई भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरी पीढ़ी। तो ये तीसरी पीढ़ी की भाषा है फोर्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग में कौन कौन से आते हैं? MS वर्ड, है ना, ओपन ऑफिस का राइटर, ये सब ये क्या है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें अपन लोग वर्ड का मतलब लिखने का काम करते हैं। लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई नोट्स बनाने हैं तो वर्ड में बनाते हैं, पर रिपोर्ट तैयार करनी है कोई। ठीक है, तो ये वर्ड में बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज विश्लेषण प्रयोजन के लिए किसमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो रो और कॉलम में। ठीक है, स्प्रेडशीट में अपन लोग किस में लिखते हैं? रोज और कॉलम में लिखते हैं कोई भी डेटा। ठीक है, तो रोज और कॉलम में लिखा जाता है। एडोब एक्रोबेट रीडर क्या है? एडोब एक्रोबेट रीडर क्या है? एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 256 मेगाबाइट की समतुल्य है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको इनको निकालना पड़ता है कि भाई 256 मेगाबाइट, तो आप देखते हो कि 10 से 24 मेगाबाइट बराबर 10 से 24 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इंटू करके गुणा करके निकाल सकते हो इसको कि 2 × 31 बराबर कितना होगा? 256 मेगाबाइट्स होगा। ठीक है, और 1 किलोबाइट बराबर 10 से 24 बाइट होता है। फिर 10 से 24 बाइट बराबर 1 MB होता है। ठीक है, 10 से 24 GB बराबर 1 TB होता है, टेराबाइट होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप मेमोरी के पार्ट है तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। तो सिंपल ना पूछ के अब ऐसा पूछा जाने लगा है कि 2 × 31 बिट्स बराबर 256 मेगाबाइट। विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? विंडोज़ को अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करते हैं हम? विंडोज़ की प्लस डाउन एरो, जो एरो बनी होती है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। तो आपका जो विंडोज़ को मिनिमाइज करना है, विंडोज़ खुली हुई है उसको मिनिमाइज करना है, तो अपन क्या करते हैं? विंडोज़ प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये है कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में MBR का होता है। MBR का पूरा नाम क्या होता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड किसका होता है? MBR का पूरा नाम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो CD से कंप्यूटर का डेटा कॉपी करने के लिए क्या क्या कहा जाता है? ऑडियो CD से कंप्यूटर पर डेटा कॉपी करना है, जो आपके ऑडियो CD है उससे अगर कंप्यूटर पर आपको डेटा कॉपी करना है तो रिपिंग कहलाता है। ठीक है, रिपिंग, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया CPCT में कि क्या कहलाता है आपका? रिपिंग कहलाता है। चलने वाले सभी कार्यक्रमों को सेव करने के बाद कंप्यूटर को लो पावर मोड में रखते हैं और विंडोज़ को हार्ड ड्राइव में खोलते हैं। तो आप देखते हो कि आपके ऑप्शन में जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो और आपको आप डॉक्यूमेंट है उसको सेव कर लिया है, उसको लो पावर मोड में रखना है। आपको पता चले आप थोड़ी देर के लिए चले गए कहीं, तो उसमें क्या कर देते हैं मान लोग? हाइबर नेट में डाल देते हैं। देखो, हाइबर नेट होता है, एक शट डाउन होता है, एक रीस्टार्ट होता है, वहाँ पे एक लॉग ऑफ करके ऑप्शन आएगा, है ना। तो एक होता है हाइबर नेट। तो हाइबर नेट में अपन लोग क्या कर सकते हैं? चलने वाले सभी कार्यों को सेव करने के बाद कंप्यूटर को लो पावर मोड में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? हाइबर नेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े निजी नेटवर्क तक पहुंचने से अनधिकृत इंटरनेट यूजर को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अगर कोई कंप्यूटर आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, निजी मतलब खुद का प्राइवेट जुड़ा हुआ है, और अनधिकृत जो अनऑथराइज यूजर है उससे अगर एक्सेस रोकना है, तो कंप्यूटर में ऑप्शन आपके कंप्यूटर में प्री डिफाइंड होता है, बाय डिफॉल्ट होता है फायरवॉल, जिससे आपके कंप्यूटर के जिससे वो फायरवॉल क्या करता है, सुरक्षा करता है आपके कंप्यूटर की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फायरवॉल। नेक्स्ट है आपका, प्लेन टेक्स्ट का सिफर टेक्स्ट में बदलाव क्या कहलाता है? तो प्लेन टेक्स्ट का सिफर टेक्स्ट में क्या कहलाता है? इनक्रिप्शन कहलाता है। और आपका सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट क्या कहलाता है? आपका डिक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपको ये अच्छे से समझाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? इनक्रिप्शन कहलाता है। कंप्यूटर की सुरक्षा में संबंध में कैप्चा का पूरा नाम क्या होता है? तो आप देखते हो, आप कभी भी कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, कोई फॉर्म भरते हो, तो पेमेंट करते हो, तो लास्ट में क्या आता है? कैप्चा आता है। कैप्चा वो लिखे होते हैं वर्ड A D 5 या कैपिटल भी ऐसा करके लिखा आता है। तो एक तो वो क्या होता है कि जो सिस्टम मतलब उसके दो रीजन है। एक वो मशीन पता करती है कि आप रोबोट तो नहीं हो, इंसान ही हो, क्योंकि रोबोट ये चीज़ें मतलब ऑटोमेटिक दिमाग नहीं करता, उसमें अपन लोग जो प्रोग्रामिंग कर देते हैं वही काम करता है। तो रोबोट तो नहीं हो ये पूछना चाहता है, या लिखा रहता है कभी कभी आई एम नॉट रोबोट ऐसा करके लिखा होता है, फिर कैप्चा लिखा होता है, तो ये भी लिखा होता है, वो पता एक्सेस कर लेता है। या उसका ये होता है कि थोड़ी सी आपको उस वेबसाइट पे समय मिल जाए, रुकने का समय मिल जाए, कि जो और यूज़र हैं वो उनको एक्सेस करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। तो कैप्चा का मतलब है, यहाँ पर पूरा नाम पूछा गया है, लेकिन कैप्चा का मतलब मैंने समझा दिया कि क्यों यूज़ किया जाता है इसका। तो कैप्चा का पूरा नाम है आपका, सी का हो गया कम्प्लीटली, ए का हो गया ऑटोमेटेड, पी का हो गया पब्लिक, टी का हो गया ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, सी का हो गया कंप्यूटर्स, एच का हो गया ह्यूमंस, और ए का हो गया अपार्ट। ठीक है, तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका, एक जगह से दूसरी जगह फाइलों को लाने ले जाने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड में किसका यूज़ किया जाता है? तो मूव कमांड का। मूव, अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको किसी फाइल को ले जाना है तो किसका यूज़ करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जबकि किसका प्रयोग फाइलों और सब फोल्डर को स्टोर करने के लिए जाता है? तो आप देखते हो कि फाइल का यूज संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल का यूज़ किया जाता है, और उस फोल्डर का यूज फाइल और सब फोल्डर्स को यूज़ किया जाता है। तो आप देखते हो कोई भी जो फाइल होती है वो किसके अंदर होती है? फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है, कोई फोल्डर देखते हैं पर न्यू फोल्डर, उसमें अंदर उसी अंदर फाइल रखते हैं ना, और फोल्डर का कुछ भी नाम हो सकता है, और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आप फाइल रखोगे वो किस में रखोगे? तो उस फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, तो मुझे संबंधित डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फाइल का यूज़ किया। डेटा है, कोई डेटा लिखना है, अगर को अपन को कैसे वर्ड में फाइल बनाना है, डेटा लिखना है, कॉलम बनाने हैं, एक डेटा आपका टाइम टेबल बनाना है, तो वो हो गया आपका डेटा। तो वो किस में लिखा आपने? वो क्या कहलाएगी? फाइल कहलाएगी। फिर वो किस में रखी अपन लोग ने? फोल्डर में। ठीक है, जबकि फोल्डर का यूज़ फाइल और सब फोल्डर को स्टोर करना, मतलब उसमें फोल्डर में फिर क्या हो जाएगी? फाइल भी स्टोर हो जाएगी और सब फोल्डर भी स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहलाता है? सब फोल्डर कहलाता है। कौन सा दस्तावेज को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट करने का कार्य करने के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर है? तो स्वाभाविक सी क्या है? एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड से एडिट किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है, कंपोज किया जा सकता है, और कोई डॉक्यूमेंट है प्रिंट। तो दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को कंपोज, एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? एम एस वर्ड का। ठीक है, ये और भी ऑप्शन आ गया, अगर एम एस वर्ड नहीं आता है, जैसे आता है आपका ओपन ऑफिस का राइटर, तो राइटर हो जाएगा। ठीक है, तो एम एस वर्ड मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फुटनोट आमतौर पर किसी की पेज के कहाँ दिखाई देती हैं? तो फुटनोट मतलब फुट से पैर, पैर तो नीचे साइड। ठीक है, तो फुटनोट कहाँ पर डालते हैं अपन लोग? नीचे डालते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नीचे। एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की डिफ़ॉल्ट इकाई कौन सी होती है? क्या होती है? पॉइंट। एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की इकाई पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज को मापने की इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? आपकी पॉइंट होती है। एम एस वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एस वर्ड की फीचर वर्ड रैप किसी भी लंबे शब्द को सतह पंक्ति में फिट करने के लिए उसे अगली पंक्ति में ले जाता है। एम एस वर्ड में एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप करके, अगर उस पंक्ति में अपन कोई डेटा लिख रहे हैं और वो नहीं बन रहा है उस पंक्ति में, तो नेक्स्ट पंक्ति में ऑटोमेटिक अगर वर्ड रैप कर देंगे अपन लोग तो वो ऑटोमेटिक उस पंक्ति में ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस वर्ड का फीचर ड्रॉप कैप का उपयोग बहुत बड़े आकार में शब्द बनाने के लिए पैराग्राफ को किस में लिखा जाता है? शुरुआत में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुरुआत में। नेक्स्ट है आपका, एम एस एक्सेल में रोज किस में और कॉलम किस में दी जाती हैं? तो रोज होती हैं वो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, इन्हें किसके नाम दिया जाता है? संख्याएं। तो रोज को किस में पढ़ते हैं? संख्याओं में, 1 1 2 3 4 इस टाइप से रोज को पढ़ते हैं, और कॉलम को किस में पढ़ते हैं? ABCD। ठीक है, तो कॉलम को पढ़ते हैं ABCD के रूप में,
और रोज़ को पढ़ते हैं अपन 1 to 3 में। तो रोज़ कैसी होती हैं, बाएं से दाएं होती हैं, ठीक है। रोज़ मतलब हॉरिजॉन्टल बाएं से दाएं, और कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ए से बी मतलब ऊपर से नीचे। तो समझ में आ गया होगा आपको रोज़ और कॉलम और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल हैंडल किसी चयनित सेल की सीमा के किस कोने पर एक छोटा काला वर्ग होता है। तो निचले दाएं साइड होता है, ठीक है। फिल हैंडल कहाँ पर होता है, निचले दाएं साइड। MS एक्सेल की ऑटो सम सुविधा आपको किसी एक श्रेणी में संख्याओं को जल्दी से ढूंढने की सुविधा है। तो जोड़ना है अगर आपके एक साथ एक पूरे साथ, तो क्या कर देते हैं हम, ऑटो सम। ऊपर ऑप्शन आता है ऑटो सम का, तो वहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 में रो और 16 में कॉलम के प्रतिच्छेदन का सेल क्या कहेगा। तो अब रो को किस में पढ़ते हैं अपन लोग, संख्या में पढ़ते हैं, और कॉलम को किस में पढ़ते हैं, ABCD में पढ़ते हैं। तो पूछा गया 8वीं रो, तो 8वीं रो हो जाएगी, और कॉलम मतलब 16, तो 16वां कॉलम क्या कहलाएगा, P में। अब देखना P ABCDEFG, तो P करके 16 आएगा, ठीक है। तो P 8 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि जब किसी विभाजन ऑपरेशन के डेनोमीटर का संदर्भ या तो 0 होता है या कुछ नहीं होता, तो कौन सी एरर दिखाई देती है। तो ऐसे एरर दिखाई देगी #DIV एट ऑप्शन 0, इस टाइप की आपको एरर दिखाई देगी। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार कनेक्शनों में डेडिकेटेड तार या केबलों का यूज किया जाता है। केबल का, ठीक है। अगर आपको तार और मतलब वायर्ड कनेक्शन बनाना है तो केबल की आवश्यकता पड़ेगी, और वायरलेस है तो उसमें कोई तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केबल। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसके बाद हम लोग पेपर ITI TO के जो पुराना पेपर है 2016 का, वो सॉल्व करने वाले हैं। तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ था कोपा का। तो 1000 क्वेश्चन होने के बाद हम लोग वो तीनों पेपर सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम आपकी पूरी कोपा से रिलेटेड पूरी तैयारी, जो भी आपकी ITI से ट्रेड है, जो भी पेपर होंगे उनसे सभी की हम तैयार करवाएंगे आपसे। आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक वायरलेस टेक्निक है जो कम दूरी में डेटा संप्रेषण करने के लिए उच्च दूरी वाले रेडियो तरंगों का यूज करने की अनुमति देती है। तो क्या होती है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वाले आप देखते हो कोई भी आपको अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आप वाईफाई का यूज करते हो। तो क्या बोला है यहाँ पे, एक इसके रेडियो तरंगों का यूज करके बनता है, ठीक है। तो वायरलेस तकनीक है, लेकिन कम दूरी, मतलब एक लिमिटेड एरिया रहता है। ऐसा नहीं रहता कि भाई कोई भोपाल में बैठा है और सागर में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा, तो अपन लोग फिर वाईफाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपके उपयोगी होंगे। यदि आपको समझ में आते हैं, उपयोगी होते हैं आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप वीडियो को आपके लोगों तक शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, या आपको कुछ और क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।